हेलो बच्चों। चलो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, है ना। तो इस पूरे लेक्चर को, पूरे थियरी को, पूरे हाइड्रोजन से जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जितने भी उसमें बनते हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट करते हैं ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 पे कि इसमें क्या होता है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, वहीं पे आते हैं कि हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में पहली बात क्या हम लोग करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो कि हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, सबसे छोटा एलिमेंट होता है। ठीक है। तो ये सबसे पहली बात हो गई कि हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। अगर स्मॉलेस्ट है, अगर स्मॉलेस्ट है तो वो लाइटेस्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर तो इनका 1 होता है। एटॉमिक नंबर की अगर बात करो तो इसका 1 होगा यहाँ पे। तो ये कहा जाता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट भी होता है। ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट के साथ साथ ये लाइटेस्ट भी होता है, बहुत हल्का होता है। तो हल्का के साथ साथ दूसरी बात करते हैं हम लोग। दूसरी बात क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका जो नेम दिया था ना हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन का नेम दिया था बेटा, उसे हम लेवोजियर कहते हैं। यानी लेवोजियर साहब ने इसका नाम दिया था, हाइड्रोजन का नाम दिया था। और डिस्कवर किसने किया था? तो डिस्कवर किया था कैवेंडिक्स साहब ने, जिसे कहते हैं हेनरी कैवेंडिक्स। ठीक है। तो उसको जो है, जो नाम दिया था वो कोई और था और उसके बारे में बताया कोई और था। जैसे हमने क्या बताया कि नाम जो दिया था, नेम्ड वॉज गिवन बाई क्या, लेवोजियर। और डिस्कवर किसने किया था बेटा? डिस्कवर किया था हेनरी कैवेंडिक्स ने। किसने किया था? डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था हेनरी कैवेंडिक्स ने। तो आप इसको पॉज करके वीडियो को आप लिखते भी चलिए। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि इसको रॉक एलिमेंट भी कहते हैं। दूसरी बात, इसको खोजा किसने था? खोजा किसने था? इसको खोजा था कैवेंडिक साहब ने, है ना। और नेम्ड किसने दिया था? तो नेम्ड वॉज गिवन बाई लेवोजियर। तो आपको इस बात से क्लियर हो गया होगा कि ये सबसे छोटा एलिमेंट होता है। ठीक है, लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। इसका नाम जो दिया था वो कैवेंडिक साहब ने दिया था, सॉरी लेवोजियर साहब ने दिया था। और डिस्कवर किसने किया था? हेनरी कैवेंडिक्स ने। ये 4-5 बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट, इसके आगे बात करता हूँ कि और भी क्या बातें इसमें होती है। तो देखो, अब आपको बता दूँ कि आखिर ये हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में दो दो जगह क्यों मिलता है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन का जो पोजीशन है, हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में दो जगह क्यों है? एक तो वो फर्स्ट ए ग्रुप में मिलता है और एक 7th ए ग्रुप में मिलता है। फर्स्ट ए ग्रुप में जो होता है, फर्स्ट ए ग्रुप में आप सब लोग जानते हो, पीरियोडिक टेबल पढ़े हो, तो फर्स्ट ए ग्रुप में कौन होता है? अल्कली मेटल होता है। कौन होता है? अल्कली। अल्कली मतलब मेटल का मीनिंग क्या हुआ बेटा? विच हैव बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, जिसके बैलेंस सेल में क्या हो? जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो? 1 हो। जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल है। जैसे आप जानते हो हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, लिथियम भी है, सोडियम भी है। ठीक है। तो आप जानते हो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो फ्रेंसियम की बात तो नहीं कर सकता ये, लेकिन इनके भी बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका कौन सा एलिमेंट होता है बेटा? ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना। तो ये बात ध्यान देना कि इन सब के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए हाइड्रोजन की भी बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए क्या किया जाता है? इसको इसको कहाँ रखा जाता है? फर्स्ट ए ग्रुप में भी रखा जाता है। मतलब कि इनकी कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट ए ग्रुप की तरह दिखाई देती है। ठीक है। तो वही मैं आपसे बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना।
यहाँ पे क्या है, कह रहा है इट्स सो द, अगर रीडिंग कर लो कि प्रॉपर्टी लाइक अल्कली मेटल, जैसे अल्कली मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, चलो ठीक है। जब उनके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के भी बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, आप सबको पता है कि 1s1 होता है, तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यानी ये भी 1s1 है और ये आपका 3s1 है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एस में ही तो इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे भी तो 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो जैसे अल्कली मेटल के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है बेटा, सेम उसी टाइप से हाइड्रोजन के भी बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है ना। इसीलिए कहा गया कि जब इनके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के भी बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, चलो इनको भी हम फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं। दूसरी बात करता हूँ, इनके बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया जाए। बैलेंसी आप देख रहे हो कि इनकी वैलेंसी कितनी है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। बेटा अल्कली मेटल भी एक इलेक्ट्रॉन रखता है बैलेंस शेल में, अल्कली मेटल भी। तो जो अल्कली मेटल होता है, जो अल्कली मेटल होता है उनके बैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी भी बैलेंसी 1 होगी और ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि जितना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है। तो ये भी आपका कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये आपका जो डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो वैसे हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जैसे इनकी वैलेंसी 1 है वैसे हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 हो गई। जैसे इनकी यहाँ पे अल्कली मेटल की आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर हो यहाँ +1 है, वैसे हाइड्रोजन की भी +1 माना जा रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन की कहानी, हाइड्रोजन जो अल्कली मेटल की तरह है उस तरीके से प्रॉपर्टी को शो कराया जा रहा है, उस तरीके की प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात सारे बात समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में है तो इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इनके वैलेंसी एक होती है तो हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होती है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो हाइड्रोजन का भी +1 होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर की होती है। इसके बाद हम आते हैं, आपको ले चलते हैं दूसरे पेज पे, इसमें भी आपको कुछ बातें समझा दें तो समझ में आएगा। तो देखो इनके पास जो अल्कली मेटल होते हैं वो सारे लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो इनके पास भी देखो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होती है। ये भी अपने बैलेंस सेल से, ये भी अपने बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। ये भी अपने बैलेंस सेल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो क्या करेगा भाई, ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को स्टेबल बनाएगा, है ना। ये भी तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेगा, खुद को स्टेबल बना लेगा, ठीक है। तो देखो ये +1 आ जाएगा। क्यों +1 आएगा, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, डोनेट किया और फिर एक ऑक्टेट को कंप्लीट कर रखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है। सिमिलरली हाइड्रोजन भी तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बेटा, इसीलिए तो इसको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग नेचर होता है इसका, रिड्यूसिंग नेचर होता है, चलो ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है बेटा वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जिसको जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट विल कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये कहानी रहा। अब आपको मैं वहीं ले चलता हूँ कि जो अल्कली मेटल होते हैं और जो हाइड्रोजन होते हैं दोनों रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो ये सिमिलरिटी उसके अंदर दिख रही है।
जितने भी कटायन होते हैं, आप जानते हो कि कटायन का मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कटायन कहाँ जाएगा? कटायन जाएगा कैथोड पे। आप यहाँ पे देखिए ना, ये आपका क्या है, कटायन। मान लो यहाँ पे मैं सोडियम ले लिया, तो किस प्लेट पर जाएगा? जिस प्लेट पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे दो प्लेट मर्ज किया जाता है। अगर इसको हटा दूँ तो क्या देखोगे कि दो प्लेट यहाँ पे मर्ज किया जाता है, ठीक है। एक को पॉजिटिव प्लेट और एक को निगेटिव प्लेट से जोड़ते हैं। निगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये बात? समझ में आ गया? तो ये कहानी रहा कि ये यहाँ पे आपका कैथोड आएगा, यानी Na पॉजिटिव चला जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा ये आपका एनोड है। एनोड पर जो आएगा वो पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला जाएगा। फिर से सुनो, इस निगेटिव प्लेट पर पॉजिटिव जाएगा और इस पॉजिटिव प्लेट पर निगेटिव जाएगा। तो वही बात आपको मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। ये ध्यान से देखो, ध्यान से। यहाँ पे जो कैथोड है, देखो यहाँ पर ये जो कैथोड दिख रहा है यहाँ पे, कि कटायन जो भी होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कटायन होता है, ठीक है। तो कटायन हमेशा कैथोड पे डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे भी देखो, अगर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, H पॉजिटिव आता है, तो H पॉजिटिव क्या करेगा? वो जाएगा कैथोड पे, उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। H2 में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। तो आप देख क्या रहे हो, ये पॉजिटिव से ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव से ये पॉजिटिव से क्या बना रहा है? पॉजिटिव से क्या बना रहा है? देखो यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और ये जीरो बना रहा है। मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव से जीरो का आना, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, रिडक्शन हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी ये सोडियम की तरह या लिथियम की तरह या पोटेशियम की तरह ये शो करता है। तो उसी में से कुछ प्रॉपर्टी को मैंने आपसे क्या किया? शेयर किया, डिस्कस किया, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी में से आपसे क्या किया यहाँ पर? शेयर किया। तो चलिए, ये तो रहा आपके अल्कली मेटल की तरह इसकी बिहेवियर शो कर रहा है। अब आपको ले चलूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल में, अरे सॉरी हैलोजन की तरीके से बिहेवियर कैसे शो करता है। देखो, ये आपका हैलोजन फैमिली होता है, जहाँ पे सेवेंथ ग्रुप कहा जाता है या 17th ग्रुप भी इसको बोलते हैं, जब आप जाएंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। लॉन्ग फॉर्म में इसे बोला जाता है 17th ग्रुप एलिमेंट। तो 17th में वो होता है जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। और 7 का मतलब क्या हुआ कि इट्स नीड इलेक्ट्रॉन। इनको अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो, पहली बात तो मैं बता दूं कि इनकी फिजिकल स्टेट तो गैस होती है, लेकिन सारे तो गैस होते नहीं हैं। ये भी बोलोगे सर सारे तो गैस होते नहीं हैं। बिल्कुल जी हाँ, सारे गैस तो होते नहीं हैं। तो कौन कौन से होंगे बेटा? F2 तो गैस होता ही है ना। Cl2 भी आपका गैस होता है ना। लेकिन जो Br2 होता है वो आपका क्या होगा? लिक्विड होगा। जो I2 होता है वो आपका क्या होगा? वो आपका सॉलिड होगा, ठीक है। तो इनकी तरह जो गैस फेज में है, उनकी तरह वो क्या करता है? बिहेवियर को क्या करता है बेटा? शो करता है। उनकी तरह बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये भी गैस, तो हाइड्रोजन भी गैस की तरह बिहेव करता है, जान ही रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरा बात कर लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो कि बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेंगे तो खुद को मोनोवैलेंट एनायन बना लेंगे। वैसे ही हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेता है बेटा और खुद को ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। देख लो यहाँ पे ये H बेचारा है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है और खुद को क्या कर लेता है? H पॉजिटिव में आपका H नेगेटिव में हाइड्राइड में कन्वर्ट कर देता है।
तो देखो जैसे F मोनोवैलेंट है वैसे H भी मोनोवैलेंट है, ठीक है। जैसे F पे निगेटिव चार्ज आ रहा है वैसे H पे भी निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो वही मैंने लिखा कि उन दोनों पे कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। इसीलिए हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो 17th ग्रुप से मिलती जुलती है। इसीलिए उसको क्या किया गया, उसको जो है रख दिया गया कहाँ, 17th ग्रुप में। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए। तो ये तो हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत है नहीं मुझे, ये हटा दीजिए। अब देखो, इट हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी लाइक नॉन मेटल। नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये भी हाइड्रोजन भी क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा बेटा, गेन कर रहा, तभी तो निगेटिव चार्ज आ रहा है। जैसे आपका हाइड्रोजन आ रहा था वैसे जैसे नॉन मेटल आ रहा था, नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और गेन करके क्या करते हैं, अपने खुद को स्टेबल करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आयनाइजेशन एनर्जी की, यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ मैं आपसे आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में चाहिए, इनकी स्टेबिलिटी करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो एक बात और होता है ना कि न्यूक्लियस के करीब वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो जैसे नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, सेम उसी तरीके से क्या होती है, हाइड्रोजन की भी ज़्यादा होती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं बेटा, देख लो। इट लिबरेट एट एनोड प्लेट, मैंने अभी पीछे बताया आपको कि अगर इस पर निगेटिव बन रहा है तो ये क्या हुआ, एनायन, और एनायन किधर जाता है बेटा, एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उस प्लेट को दे देता है। अब जब उस प्लेट को देगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये निगेटिव से क्या बन रहा है, जीरो, और निगेटिव से जीरो का बनना का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये तो जैसे हैलोजन फैमिली के एलिमेंट निगेटिव चार्ज अपने ऊपर डेवलप करते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी डेवलप कर रहा है। और जब हाइड्रोजन डेवलप कर रहा है तो उस पर भी निगेटिव आएगा, और वो भी क्या करेगा, वो भी अपना चार्ज निगेटिव डेवलप होने की वजह से वो भी भागेगा किधर, जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट कौन सा होता है, तो आप बोलोगे एनोड होता है। एनोड पे जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और उस पे हाइड्रोजन क्या करेगा, लिबरेट कर जाएगा, है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बेटा ले चलता हूँ आपको आगे के टॉपिक में। तो अगर आपसे पूछ दिया कि हाइड्रोजन को दो जगह क्यों रखा गया, हाइड्रोजन के अल्कली मेटल में भी रखा गया है और हाइड्रोजन को 17th ग्रुप में भी रखा गया बेटा, तो आपको इन दोनों तरीके से कंपेयर कर देना होगा। अब आपको बताता हूँ कि नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या है। जैसे अल्कली मेटल ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, अगर अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और आप जानते हो कि मेटल ऑक्साइड क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो ये अल्कली मेटल बेस बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, है ना। लेकिन ये Cl देखो जब ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, जो क्या है, नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है, और इधर क्या था, ये मेटल था। तो जब ये नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो ये Cl2O7 बना रहा है, और जानते हो कि नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिड। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको कि दुनिया का सबसे तगड़ा एसिड, मतलब कि इस केस में बात कर रहा हूँ, देखो ये -2 चार्ज होता है, और ये 7 2 जा 14, 14 में 2 से डिवाइड कर दो तो +7 आता है। तो कहा यह जाता है कि जिस ऑक्सी एसिड के में Cl के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए उसे क्या कहते हैं,
स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि Cl के ऊपर क्या है, सबसे ज़्यादा चार्ज आ रहा है। ठीक है, देखो Cl2O7 है ना। और अगर हम लोग इसको पानी में डाल दें तो क्या बनाएगा, 2HClO4 बना लेगा। देख लो, दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन, और यहाँ 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा +7, और कहा जाता है कि जिस पे +7 चार्ज आ जाए वो अच्छा एसिड की तरह बिहेव करता है। तो वही बात यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो मैंने आपको यहाँ समझाया है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब नॉन मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, और अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, बेस बनाता है। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई, ये भी बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको। आगे बढ़ा जाए, बोलो आगे बढ़ा जाए। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड केस पे। इसके बाद आते हैं फोर्थ वाले में कि अगर आइसोटॉप्स की बात की जाए तो सब लोग जानते हो ना कि आइसोटॉप्स होता क्या है, जब एटॉमिक नंबर सेम मिल जाए, ठीक है, और मास नंबर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो क्या कहलाएगा, आइसोटॉप्स कहलाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ कि दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, दैट इज आइसोटॉप्स। आप जान ही रहे हो, 1H1 ले लो और 1H2 ले लो, तो यहाँ एटॉमिक नंबर सेम है तो ठीक है, आइसोटॉप्स कह दो इसको, क्या दिक्कत है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए इसके, आप सुनो ध्यान से। तो कहा जाता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स नेचर में देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और थर्ड जो बोलता है ट्राइटियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम के नाम से जाना जाता है। अब जो सिंबल होता है बेटा, जो सिंबल होता है वो होता है 1H1, ठीक है, और ये होता है 1H2, और ये 1H3। इनका मास नंबर 1 होता है, इनका 2 होता है, इनका 3 होता है, इनका एटॉमिक नंबर तो सबका सेम होगा। अब आप क्या जानते हो, एक बात और सुन लो ध्यान से। आप जानते हो कि यहाँ पर इनकी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन तो है और इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन N/P का जो रेशियो, यहाँ पे भी देखो, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, तो न्यूट्रॉन इन दोनों से निकाल लो, 2 में से 1 माइनस कर दो, एटॉमिक नंबर से मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या फाइंड हो जाएगा, न्यूट्रॉन फाइंड हो जाएगा। तो N/P का रेशियो तुम्हारा 1 आ गया। अरे N का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और P का मतलब प्रोटॉन, तो 1 आ गया। ट्रिटियम में देखो, ये इसका एटॉमिक मास 3 है और नंबर 1 है, तो इसमें जब दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो 3 - 1 2, यानी न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2/1, यानी इसका N की वैल्यू सबसे ज़्यादा आता है। तो कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि किसका N/P की जो वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो बोल देना वहाँ पे कि बेटा कि सर या 1H1 का 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो होगा नहीं। अरे 1 में से 1 निकालोगे तो 0 आएगा ना। 1 क्या है, मास नंबर है, और A क्या है, Z है, यानी यहाँ न्यूट्रॉन 0 आ जा रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 आ रहा है। अरे भाई यहाँ पे समझो ना, यहाँ पे मास नंबर 1 2 है, यहाँ एटॉमिक नंबर 1 है, तो मास नंबर क्या है यहाँ। अगर हम लोग न्यूट्रॉन चाहिए, अगर मुझे न्यूट्रॉन चाहिए तो क्या करोगे, न्यूट्रॉन चाहिए क्या होगा, एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करते हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर हुआ, तो यहाँ पे माइनस कर दो, 2 - 1 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई हुई। आगे चलते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। तो कोई भी अगर पूछता है कि एटॉमिक नंबर कहाँ पे N/P का रूल सबसे ज़्यादा होगा, तो क्या बताओगे, वो उसमें 1S3 में, ठीक है, ट्राइटियम में। और सुन लो, ये खुद से बीटा रेज क्या करता है, इमिट। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो ये होता है आपका 1H3, ये आपका रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। अब बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ये खुद से
जब यहाँ से रेज को इमिट करता है, जिसे कहते हैं बीटा रेज, ठीक है ना। तो ये रहा आपका। अब मैं बताता हूँ कि आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या होता है। आइसोटॉपिक इफेक्ट सबसे पहले ये बता दूँ कि जो हैवियर आइसोटॉप्स होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं लाइटर आइसोटॉप से, ठीक है। हैवियर का मतलब कि अगर हैवियर की बात किया जाए तो आप सब लोग जानते हो कि हैवियर का मतलब क्या होता है। हैवियर का जैसे है 1H1 है, 1H2 है और 1H3 है। तो इसका मास ज़्यादा है। मास अगर ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशन कम होगा तो इनकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। जो लाइटर है इसीलिए तो हाइड्रोजन को ज़्यादातर रिएक्शन में यूज किया जाता है, ट्राइट्रियम को नहीं यूज किया था क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। हैवी होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी इसकी, कम हो जाएगी। लाइटर एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कहानी रहा आपका यहाँ पे। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइट्रियम की रिएक्टिविटी की बात करें तो याद रखना सबसे हल्का जो होगा वो रिएक्शन ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पे जो होगा H2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। फिर HD की, ध्यान देना, H और D, अरे भाई हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम जैसे H और H से बॉन्ड बनाते हो वैसे H और D भी बनता है, वैसे D और D भी बनता है, वैसे T2 भी बनता है। तो यहाँ पे H2 सबसे लाइटर एलिमेंट है, इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है ना। तो ये कभी कभी पूछा भी जाता है नीट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, याद हो जाएगा ना ये बातें। अब सुनो ध्यान से। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे, इधर देखो ये PDT मैंने क्या लिखा है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। तो PDT टोटल पूछता है कि कितने फॉर्म में ये मिलेगा, एग्जिस्ट करता है। तो याद रखना PDT जो होता है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइट्रियम, वो टोटल सिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। टोटल 6 फॉर्म में क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है। कैसे 6 फॉर्म में, तो दिखा देता हूँ आपको मैं वो भी। देखो H और H बन सकता है, D और D बन सकता है और T और T। तो आप समझ गए, T2 बनेगा, यहाँ D2 बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, H2 बनेगा। चलो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अब एक H ले लो और एक D ले लो, ये भी बनना पॉसिबल है। एक H ले लो, एक इसमें से T ले लो, ये भी बनना पॉसिबल है। और एक D ले लो, एक T ले लो, ये भी बनना पॉसिबल है। तो टोटल 6 टाइप के हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी H2 की होती है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ चले हम लोग, चलो बढ़ते हैं तो ठीक है आगे। देखो जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होते हैं वो स्पिन के बेसिस पर, न्यूक्लियर स्पिन की जो बेसिस होता है, जो न्यूक्लियस की स्पिन होती है उसके बेसिस पर 2 भागों में बढ़ते हैं। एक को कहते हैं बेटा, एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलेंगे आपको आर्थो हाइड्रोजन और एक को पैरा हाइड्रोजन। तो आर्थो हाइड्रोजन जो होता है इनके न्यूक्लियस की जो स्पीड होती है बेटा वो सिंगल डायरेक्शन में होती है, एक डायरेक्शन में होती है। जब दोनों के न्यूक्लियस की स्पिन, एक हाइड्रोजन के और दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की स्पिन सेम डायरेक्शन में हो तो आर्थो, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, वो पैरा होगा, है ना। और एक बात और आप जानते हैं कि जो पैरा का टोटल स्पिन होता है 2s+1 से जो निकालते हो वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में दिख रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पे अलग देखने को मिलेगा आपको, वो अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम हटाते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि आर्थो और पैरा के अंदर और बातें क्या पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, तो वहाँ पे
आर्थो 75% मिलेगा और पैरा यहाँ पे 25% मिलेगा। ठीक है, और सुनो 20 केल्विन टेम्परेचर पे अगर ले लोगे 20 केल्विन पे तो आर्थो 0 हो जाएगा, 100% क्या मिलेगा, पैरा मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका टाइप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। अब इसी की कुछ बातें हम कंटिन्यू और आगे कर ले चलते हैं। तो चलिए आगे पेज पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताया है कि जो आर्थो होता है वो पैरा से ज़्यादा स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, आर्थो जो होगा वो पैरा से ज़्यादा स्टेबल होगा किस पे, रूम टेम्परेचर पे। और रूम का टेम्परेचर कितना था ये भी तो देख लो। यहाँ देखो रूम का टेम्परेचर कितना था। रूम टेम्परेचर में आर्थो आपका 75%, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा मिलेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा तभी ना ज़्यादा मिला वो, वही बात मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आर्थो का, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे 75% मिलता है और ये कितना मिलता है 25%। ठीक है, ये प्रैक्टिकल डाटा है। तो ये रहा आपका जो है ये पूरी कहानी। इसके आगे मैं आपको ले चलता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट। अभी मैं जिक्र कर रहा था आपसे, एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है। और आप जानते हो कि जब मैग्नेटिक मोमेंट दो सेम इक्वल एंड सेम हो और दोनों का डायरेक्शन एक ही हो तो कभी भी उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। हाँ, एक बात है कि अगर दोनों सेम एंड अपोजिट है तो ये μ1 है, ये μ2 है, जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका यहाँ जीरो आएगा। ठीक है, तो ये बात आपका पैरा के केस में देखने को मिलेगा। इसीलिए तो मैंने बोला कि आर्थो का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो पैरा से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बात आपके पास चला गया होगा, दिमाग में घुस गया होगा। अब और भी होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। एक बेटा होता है एटॉमिक हाइड्रोजन, एक होता है नेसेंट हाइड्रोजन, एक होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। अब आपको बताऊंगा इसमें कि कौन कैसे बनता है, किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इन सारी बातों पे हम लोग फोकस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको इसमें कि एटॉमिक हाइड्रोजन बनता कैसे एक्चुअली। देखो ध्यान से, खूब ध्यान से देखोगे, अच्छे से सुनोगे लेक्चर को तो समझ में आएगा। एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि ये है तो रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेटा। ठीक है, इस क्योंकि वो मैक्सिमम एनर्जी के साथ आता है। अब जब मॉलिक्यूलर और हाइड्रोजन है H2 है तो उसको हाई टेम्परेचर दिया जाएगा प्रेशर को कम करके, तो एटॉमिक हाइड्रोजन में बदल जाता है। अब कैसे बदलता है ये ज़रा देख लिया जाए। तो देखो ये एच है, दोनों में सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब आप एनर्जी ज़्यादा दोगे तो बॉन्ड ब्रेक करके 2H बन जाएगा। 2H मतलब क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो 2H फ्री रेडिकल्स की तरह बन जाएगा। अब इस दौरान बॉन्ड एक्चुअली ब्रेक कर रहे हो, आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी तो चाहिए ना, इसीलिए यहाँ एनर्जी जितना है 103 कैलोरी लग रहा है। लेकिन जब ये पुनः आपस में कंडेंस होते हैं, कंबाइन होते हैं दोनों फ्री रेडिकल्स, तो वहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब बॉन्ड बनता है एच बॉन्ड बनता है तो वो -103 किलो कैलोरी की एनर्जी इवॉल्व करता है। पता है क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है तब बढ़ती है जब एनर्जी डिक्रीज होती है। ये स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका एटॉमिक हाइड्रोजन का बनना है। अब आपको दूसरे लेक्चर पे ले चलते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन का यूज क्या होता है? अरे ये एटॉमिक टार्च के रूप में जब मेटल की बिल्डिंग और कटिंग की जाती है, जब मेटल की बिल्डिंग और कटिंग की जाती है तो वहाँ पे ये यूज किया जाता है। तो ये रहा आपका एटॉमिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी इसकी अच्छी होती है ना, अभी आगे जिक्र करेंगे हम। देखो ध्यान से, यहाँ देखो ये एच बॉन्ड है, ठीक है चलेगा
भैया एच छोटा होता है, ओवरलैपिंग तगड़ी होती है, इनके बीच में मजबूत होता है। ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा और उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो उसी की बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये आखिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हीट देना पड़ता है तब जाकर के ये बॉन्ड टूटता है, इसीलिए लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। हीट ज़्यादा दोगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी ना इसकी, क्योंकि बांड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लग जा रहा है। तो ये रहा। अब आता है बेटा नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है और इसे न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये बातें हैं। अब देखो जैसे कैसे बनता है, ये देखो, जब हम एल्कोहल के साथ सोडियम का रिएक्शन कराएं तो एल्कोहल के पास O और H के बीच में बॉन्ड होता है। देखो O और H के बीच में जब ये इलेक्ट्रॉन अपना खींचता है निगेटिव के रूप में तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता है। और ये मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, एक्चुअली ये सोडियम भी इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन देता है और वही इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेकर के हाफ H2 बना लेता है। और सोडियम चूंकि पॉजिटिव है, ऑक्सीजन निगेटिव है, तो RO निगेटिव का क्या होता है यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये रिएक्शन। तो अब आपको मैं एक और रिएक्शन बताता हूँ, देखो ध्यान से। ये आप इसके बारे में जानते होंगे, CH का, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, Sp। बेटा Sp है तो S कैरेक्टर 50% होगा, 50% होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो तो ये बॉन्ड इधर की तरफ भागेगा। यानी ओवरऑल अगर हम बात कर लें, अगर हम ओवरऑल बात कर लें तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका, इस पर कार्बन पे निगेटिव आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। ठीक है, और भाई देखो ये सोडियम भी तो इलेक्ट्रॉन देता है, Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन ये H पॉजिटिव लेकर के और हाफ H2 बना देता है। तो ये और सोडियम और ये कार्बन निगेटिव मिलकर के ये कंपाउंड बना लेते हैं। तो यही हाइड्रोजन क्या कहलाता है, नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। इसी हाइड्रोजन को तो नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये रहा आपका नेसेंट हाइड्रोजन। अब मैं आपको बताता हूँ एक और लेक्चर यहाँ पे, इसमें टॉपिक है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन क्या कहलाता है। ऑक्लूडेड, देखो जब कोई भी कैटालिस्ट जैसे पाउडर फॉर्म के ले लिया, अपने सरफेस पर H2 को एडजॉर्ब कर लें। एडजॉर्ब मतलब नीचे नहीं जाना, H2 का मतलब क्या हुआ, वो एडजॉर्ब तो कर रहा है लेकिन वो नीचे नहीं जा रहा। जैसे मान लो कि ये है आपका, तो H और H यहाँ एडजॉर्ब होगा। अब इसकी एनर्जी घटने लगेगी, ये एनर्जी कमजोर करेगा ये कैटालिस्ट एडजॉर्ब करके, और फिर इसके बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये तुम्हारा कैटालिस्ट है और कैटालिस्ट क्या है, पाउडर फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है और रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो ये कैटालिस्ट करता क्या, एक्चुअली सोडियम H2 को अपने सरफेस पर देखो एडजॉर्ब कर रहा है, और एडजॉर्ब करने के बाद इनके बीच जो बॉन्ड था पहले से ना, वो वीक कर देता है। ठीक है, और इस तरह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इस तरीके से उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कहानी रहा। अब आगे चलते हैं। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है भाई, देखो एटॉमिक हाइड्रोजन तो सबसे ज़्यादा होगा, नेसेंट हाइड्रोजन उसके बाद, फिर ऑक्लूडेड और H2 तो बहुत कम होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूलर में बॉन्ड लेंथ आपको बताया हूँ छोटा होता है, छोटा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। यही रीज़न है कि जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये बात को भी आपको अपने साथ रखना होगा। ठीक है, तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर। ओवरऑल बात किया जाए तो एटॉमिक हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि एनर्जी कम लग रही है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का लेक्चर
और इसके बाद हम लेक्चर 2 में आएंगे तो प्रिपरेशन पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको एक बड़ा सा थैंक यू। ठीक है, और प्लीज़ 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 अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।